मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे हम लोग इसके पहले के लेक्चर में देख चुके हैं, हम लोग इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ड्रॉबैक देखा था, जिसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके आगे के 2 पार्ट बाकी थे, जिसको हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा, जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। फोटो का मतलब होता है लाइट, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी, देखिए बीम ऑफ लाइट तो कंसिडर करना है हमको, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी जो है सफिशिएंटली हाई होनी चाहिए। अभी लाइट के 2 प्रॉपर्टीज हमको पता है, एक होता है फ्रीक्वेंसी, एक होता है इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है वेवलेंथ के साथ, ठीक है। तो अभी हम लोग फ्रीक्वेंसी कंसिडर करेंगे। इज अलाउड टू स्ट्राइक अ मेटल सरफेस। भी देखिए यहाँ पर क्या बोला है, जब हम लोग लाइट लेंगे जिसके फ्रीक्वेंसी सफिशिएंटली हाई होगी और उसको हम लोग स्ट्राइक कराएंगे मेटल सरफेस के ऊपर, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं मेटल सरफेस से। इसका मतलब मेटल सरफेस के ऊपर जब लाइट फॉल होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। तो इस फिनोमेनन को हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, यानी यहाँ पे मेटल सरफेस आवश्यक है और बीम ऑफ लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी सफिशिएंटली हाई होना होगी, ऐसा आवश्यक है। अभी जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अभी फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों बोला है? क्योंकि वो लाइट की वजह से बाहर निकले हैं। वो देखिए कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पर नीचे दिख रही है हमको, ये मेटल सरफेस है। मेटल सरफेस के ऊपर हम लोगों ने लाइट का रे इंसिडेंट किया है। जैसे ही लाइट का रे इंसिडेंट होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। अभी हमको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेंगे वो उड़ के नहीं चले जाएंगे कहीं पे। ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है डायग्राम को देख के कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं वो उड़ के चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में हमको मिलेंगे। ये डायग्राम का तो आपको समझ में आ चुकी होगी कि मेटल सरफेस के ऊपर जब लाइट रेज इंसिडेंट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। देखिए एक्चुअल में कैसे होता है। यहाँ पे हम लोग एक वैक्यूम ट्यूब लेते हैं, जो वैक्यूम ट्यूब हमको दिख रही है यहाँ पर, एक मेटल का सरफेस दिख रहा है आपको ये। अभी इसके ऊपर जब लाइट इंसिडेंट करेंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन ये डिटेक्टर जो है वो कैप्चर करेगा। और बीच में हम लोगों ने वोल्टेज दिया है। इस वोल्टेज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्किट में से ट्रैवल करेंगे, जो हमको एक करंट दिखेगा। एमीटर हमको करंट बताएगा कितना वहाँ पर फ्लो हो रहा है। उस करंट के बेसिस पे हम लोग पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कितने क्वांटिटी में बाहर निकले। अभी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस डिटेक्टर द्वारा कैप्चर हो जाएंगे, तभी हमको करंट मिलेगा। अभी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर बाहर निकलेंगे तभी बाहर निकलेंगे जब इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो किसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी के इक्वल रहेगी या फिर थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। यहाँ पर बोला गया है इंसिडेंट लाइट की एक प्रॉपर्टी, लाइट में कम से कम मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। तो उस फ्रीक्वेंसी से अगर कम फ्रीक्वेंसी मिलती है तो लाइट बाहर नहीं निकलेंगे। तो उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कम से कम उतनी फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर ही हमको फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा, उससे कम फ्रीक्वेंसी में हमको वैसा नहीं मिलेगा। इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मोटा सा इंसान खड़ा है, उसको अगर आप धक्का मार के गिराना चाहते हो तो उसके बाजू में खड़े रह के धक्का मारने से वो नहीं गिरेगा, आपको दौड़ कर आना पड़ेगा। लेकिन दौड़ कर आते समय भी आपको एक मिनिमम वेलोसिटी से आना पड़ेगा, तभी आप उसको गिरा पाओगे, अदरवाइज आप उसको नहीं गिरा पाओगे। उसी टाइप से अगर हमको इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने हैं तो हमको एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लगेगी। उस फ्रीक्वेंसी के नीचे आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जब लाइट इंसिडेंट होगा इमीडिएटली तभी के तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड इंस्टेंटेनियसली, तभी के तभी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था,
एक मोटे इंसान को हमको नीचे गिराना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दौड़ कर आके उसको धक्का मारेंगे। अभी वो जिस स्पीड से गिरेगा वो स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आप जिस स्पीड से दौड़ कर आए उस स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगी। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं उनकी स्पीड या उनकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी उसकी फ्रीक्वेंसी पर। यहाँ पर हमको एक ही बात याद रखनी है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अभी दो प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रॉन्स की, एक तो इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से बाहर निकले या फिर इलेक्ट्रॉन कितने बाहर निकले। अभी हम लोग तो देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से बाहर निकले किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बाहर निकले ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी के ऊपर। देखिए क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से बाहर निकले मतलब कितनी काइनेटिक एनर्जी है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, लेकिन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकले ये डिपेंड करेगा इंटेंसिटी के ऊपर। अभी ये कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 4 मोटे इंसान सामने खड़े हैं तो उनको अगर हमको गिराना है तो अकेला इंसान और 4 इंसान क्या फर्क पड़ेगा, आपको ज़्यादा बंदे लेके आने पड़ेंगे उनको गिराने के लिए। यही डिफरेंस यहाँ पर आएगा। अगर आपको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आपको फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ानी, आपको बढ़ानी है उसकी लाइट की इंटेंसिटी। देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स द एनर्जी ऑफ लाइट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी के ऊपर एंड नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी। अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्लासिकल मैकेनिक्स ने पहले ही बोल दिया है कि एनर्जी जो रहेगी लाइट की वो उसके इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम लोग लाइट यूज करेंगे सफिशिएंटली हाई इंटेंसिटी का, देखिए इसने बोला है कि जो एनर्जी है इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। इसका मतलब अगर हम सफिशिएंटली हाई इंटेंसिटी का लाइट अगर किसी मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने चाहिए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने चाहिए, लेकिन वो लाइट के फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। बट दिस इज नॉट द केस, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमको अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने हैं तो उसके लिए क्या आवश्यक है, उसके लिए आवश्यक है कि वहाँ पर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वहाँ पे इंसिडेंट का इंटेंसिटी का कोई रोल ही नहीं बचता। हेंस क्लासिकल मैकेनिक्स फेल्स टू एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये जो प्रॉपर्टीज है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, एक है इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी और दूसरे इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अभी देखिए ये हो गया क्लासिकल मैकेनिक्स। अभी हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। अभी क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है कि लाइट जो है वो लाइट कंसिस्ट करेगा छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटॉन्स। अभी हर फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू। फिर जब फोटोन इंसिडेंट होगा किसी मेटल सरफेस पर तो क्या होगा, जो एनर्जी रहेगी उसकी, अभी देखिए यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट आया है, यहाँ पर बोला एच न्यू, यहाँ पर बोला है एच न्यू 0। अभी इसका मीनिंग क्या होता है थोड़ी देर के बाद हमको समझ में आ जाएगा। जब फोटोन इंसिडेंट होगा मेटल सरफेस के ऊपर तो जो एनर्जी रहेगी एच न्यू 0 के बराबर, एच न्यू के बराबर नहीं, फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, लेकिन उसमें से जो कुछ पार्ट है एच न्यू 0 वाला वो यूज अप होगा इन द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी इन द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसको सिर्फ बाहर निकालना है, हमको जस्ट उसको बाहर निकालना है। बाहर निकलने के लिए जितनी एनर्जी रहेगी वो रहेगी एच न्यू 0। दिस इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। अभी इसको कैसे याद रखना है, ये मतलब क्या होगा, हमको मेटल के अंदर से जस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, उसको हमको मूव नहीं कराना है, उसको काइनेटिक एनर्जी नहीं देनी है, उसको सिर्फ जस्ट बाहर निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पेड़ पर अगर आम लगा हुआ है तो उसको जस्ट तोड़ना है, हमको उसको फेंकना नहीं है, जस्ट तोड़ देना है। उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी लगेगी वो एनर्जी होगी फॉर एग्जांपल एच न्यू, जो एच न्यू 0 जो इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर बोला है, विच इज़ फिक्स्ड फॉर स्पेसिफिक मेटल। इसका मतलब ये होगा कि ये जो एनर्जी रहेगी एच न्यू 0, इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी, वो हर मेटल के लिए फिक्स रहेगी। और जो रिमेनिंग एनर्जी है एच न्यू में से एच न्यू 0 चला गया और जो बची हुई एनर्जी है इज गिवन टू द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये जो एच न्यू है, ये एच न्यू 2 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसका आधा हिस्सा चला गया एच न्यू 0 जिसको हम लोगों ने बोला फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए काम में आता है, और दूसरी बची हुई जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को मोशन देने के काम में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी।
अभी देखें कैसे। अब हम लोगों ने यूज़ किया एच न्यू में से एक हिस्सा चला गया एच न्यू ज़ीरो, जिससे हम लोगों ने उस इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकाला है। और जो बाकी बची हुई एनर्जी जो है इसकी फोटोन की, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू ज़ीरो प्लस 1/2 mv²। अभी हम लोगों ने क्या किया है, जो एच न्यू ज़ीरो है उसको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया फाई। फाई मतलब हो गया फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, तो एच न्यू इज इक्वल टू हो गया फाई प्लस 1/2 mv²। अभी देखिए, जहाँ पर एच न्यू ज़ीरो मतलब फाई, इसको हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, और ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जिससे हमको क्या मिलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा। और 1/2 mv² होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, जिसका फॉर्मूला हम सबको पता है। और काइनेटिक एनर्जी अगर हमको कैलकुलेट करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को देखेंगे हम लोग, जो सबसे पहले फॉर्मूला लिखा है। काइनेटिक एनर्जी मतलब ये 1/2 mv², तो ये अगर फाइंड आउट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एच न्यू में से एच न्यू ज़ीरो माइनस करना पड़ेगा। वही हमको फॉर्मूला मिला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू ज़ीरो। अभी देखते हैं हम लोग दूसरा जो डिसएडवांटेज है क्लासिकल मैकेनिक्स का। इसके पहले हम लोग 2 पढ़ चुके हैं, अब ये थर्ड होगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। इसको ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, देखिए कैसे। इट इज़ एक्सेलेंट एविडेंस इन द फेवर ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अभी देखिए, इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग स्टेयर्स से छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कौन सी हाइट पर खड़े रह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टेयर की हाइट 1 फीट है और ऐसे 15 स्टेयर्स लगे हैं तब हम जाके छत पर चढ़ पा रहे हैं, तो आप कौन से फीट की हाइट पर चढ़ सकते हो या खड़े रह सकते हो। ऑब्वियस आंसर है 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट या 4 फीट पर, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप 3.25 फीट पर खड़े रह के दिखाइए तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वही आपके लिए हाइट फिक्स है, क्योंकि वो स्टेयर्स की हाइट है, वहीं पे आप खड़े रह सकते हो, 2 स्टेयर्स के बीच में आप खड़े नहीं रह सकते। सिमिलरली अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं या किसी सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें भी जो एनर्जी रहेगी वो क्वांटाइज्ड रहेगी। क्वांटाइज्ड मतलब उसके लेवल्स रहेंगे, बीच में वो एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखिए कैसे। व्हेन द इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम वाज स्टडीड, इट वाज फाउंड टू बी अ लाइन स्पेक्ट्रा। जब हम लोगों ने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा स्टडी करने की कोशिश की तो हमको ऐसा दिखा कि उसमें लाइंस दिखते हैं विद लार्ज नंबर ऑफ फाइन लाइंस एट डिफरेंट वेवलेंथ्स और वेव नंबर। अभी लाइन स्पेक्ट्रा तो मिला, लेकिन उसमें छोटे छोटे बहुत सारे लाइंस थे, फाइन लाइंस बोला गया है यहाँ पर, जिसकी हर एक की वेवलेंथ अलग थी। वेवलेंथ अलग थी मतलब कलर अलग था, उसका वेव नंबर भी अलग था। It means that emission of energy from hydrogen atom is not taking place in a continuous manner। अभी अगर वो कंटिन्यूस मैनर में एग्जिस्ट करता तो हमको डिफरेंट वेवलेंथ नहीं मिलते, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा मिलता था, लेकिन यहाँ पर स्पेक्ट्रा मिला है लाइन स्पेक्ट्रा। इसका मतलब जो हाइड्रोजन एटम है उसकी एनर्जी का इमिशन कंटिन्यूस मैनर में नहीं होता है एज एक्सपेक्टेड बाय क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स ने बोला था कि एनर्जी जो है उसकी कंटिन्यूस मैनर में इमिट होगी। द लाइन स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वेरियस एनर्जी लेवल्स। अभी ये जो लाइन स्पेक्ट्रम हमको मिलता है वो मिलता है इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है अलग अलग एनर्जी लेवल्स से। देखिए, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम शुड बी प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑल द टाइम। यहाँ पर क्या बोला गया है, जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का वो हर समय ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन कुछ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो हम लोग कंसिडर करते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि उसमें से कुछ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग अलग एक्साइटेड लेवल्स में रह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग अगर बोलते हैं कि किसी क्लास में जाते हैं और क्लास के बच्चों को देखते हैं तो हमको ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि सारे बच्चे शांति से सब लेक्चर सुन रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में होगा, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम लिए हैं, उसमें से कुछ के बच्चे भी होंगे जो नॉइज कर रहे होंगे, यहाँ पर उनकी एनर्जी होगी ज़्यादा। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, देखिए, दिस इलेक्ट्रॉन्स कम टू ग्राउंड स्टेट बाय इमिटिंग एनर्जी। अभी यहाँ पर बोला था हम लोगों ने कि इलेक्ट्रॉन्स जो थे अलग अलग एक्साइटेड लेवल्स में थे, वो ग्राउंड स्टेट में नहीं थे। अगर उनको ग्राउंड स्टेट में आना है तो उनको एनर्जी इमिट करनी ही पड़ेगी। वो जो एनर्जी इमिट करेंगे वो एनर्जी रहेगी डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ
टू एनर्जी स्टेट्स, एक तो रहेगी ग्राउंड स्टेट और दूसरी वो स्टेट जिसमें वो इलेक्ट्रॉन पहले अवेलेबल था। उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वही एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन इमिट कर पाएगा। सिंस द एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, अभी हमको पता है कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है, इसलिए हमको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं मिलता, हमको मिलता है डिसकंटिन्यूस लाइन स्पेक्ट्रा इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूस बैंड स्पेक्ट्रा। देखिए इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय कंसिडरिंग एन इलेक्ट्रॉन जंपिंग फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n2। अभी देखिए हायर नंबर बोला है हम n2, उसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा थी, तो वो लोअर एनर्जी में आएगा विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n1। देखिए n2 से उसने कहा जंप मारी, n1 में जंप मारी, n2 में उसकी एनर्जी ज़्यादा थी, n1 में उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। लेट द एनर्जीज ऑफ टू लेवल्स आर E2 एंड E1। जब उसका नंबर n2 था तो उसकी एनर्जी थी E2, और जब उसका नंबर n1 रहेगा उसकी एनर्जी रहेगी E1। यहाँ पर हमको एक बार याद रखनी पड़ेगी, E2 ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू E1। द एनर्जी इमिटेड ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज गिवन बाय, अभी क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डेल्टा E मतलब चेंज इन एनर्जी। क्या हो जाएगा चेंज इन एनर्जी, एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी लेवल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी लेवल, मतलब डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अभी देखिए डेल्टा E का फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, -1/4πε0 होल स्क्वायर 2π² m⁴ डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंटू h²। यहाँ पर हमको सिर्फ उसकी एनर्जी याद रखनी है, ये पूरा फार्मूला रहेगा। ये फार्मूले में सिर्फ हमको n की वैल्यू चेंज करनी है, यहाँ पर n2 लिया है, सेकंड फार्मूले में लेंगे n1, बाकी एज इट इज फार्मूला रहेगा, बीच में माइनस का साइन। अभी इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ तो कॉमन निकलना ही है, सिर्फ n1 और n2 वही छोड़ देंगे और बाकी सारा का सारा कॉमन निकल जाएगा। क्या कॉमन निकलेगा, 1/4πε0² 2π² m⁴ एंड h² कॉमन निकल गया। अभी ये माइनस अगर अंदर भेज देते हैं तो ऑब्वियस है माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो n1 की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, n2 निगेटिव रहेगा, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 1/n1² माइनस 1/n2²। अभी देखिए यहाँ पर hc डिवाइडेड बाय लैम्बडा कैसे आया। अभी हमको पता है एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू था, लेकिन न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है c डिवाइडेड बाय लैम्बडा, मतलब नया फॉर्मूला मिलेगा hc डिवाइडेड बाय लैम्बडा। तो ये फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पर पुट किया है डेल्टा E की जगह पर। अभी देखिए हमको नया फार्मूला मिल गया hc डिवाइडेड बाय लैम्बडा। अभी ये h और c इस साइड में भी अवेलेबल है, देखिए h और सॉरी c अवेलेबल नहीं है लेकिन h अवेलेबल है, तो ये h यहाँ पे न्यूमरेटर में है तो अपोजिट साइड में डिनोमिनेटर में चला जाएगा और h² का हो जाएगा h³ और साथ में c भी चला जाएगा यहाँ पर, तो बचेगा इस साइड में सिर्फ 1/λ, बाकी एज इट इज वैल्यू सारे के सारे सिर्फ h² की जगह पे हम लिख लेंगे h³ इंटू c। ये तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ डेल्टा E की जगह पे hc डिवाइडेड बाय लैम्बडा पुट किया है जो यहाँ से आया है, और सिर्फ h और c क्योंकि हमको वेव नंबर निकालना है, उसका लैम्बडा निकालना है, तो हम h और c जैसे क्वांटिटीज अपोजिट साइड में लेके चले जाएंगे h² की जगह पर, तो c चला जाएगा साथ में और h² मल्टीप्लाइड बाई h हो जाएगा h³। अभी h³ मतलब होता है न्यू बार। अभी ये न्यू बार है, आपको याद रखना पड़ेगा, मैं बार नहीं लिख पाया पीपीटी में, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा इट इज न्यू बार। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, इट इज फ्रीक्वेंसी बार दैट इज इक्वल टू 1/λ दैट इज इक्वल टू, ये जो पूरी क्वांटिटी है पूरी कांस्टेंट है, देखिए कैसे 1 कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, ε0 भी कांस्टेंट दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो भी कांस्टेंट रहेगा, h मतलब पैंक्स कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट रहेगा, और c मतलब स्पीड ऑफ लाइट वो भी कांस्टेंट रहेगी। मतलब ये सारा का सारा टर्म जो है हमको कांस्टेंट बोल सकते हैं, उसको हम लोगों ने REH नाम दिया है। H मतलब H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन एंड R मतलब रेडबर्ग कांस्टेंट। तो हमको जो नया फार्मूला मिलेगा वो सिंप्लीफाइड फार्मूला है 1/λ दैट इज न्यू बार इज इक्वल टू REH मल्टीप्लाइड बाय 1/n1² माइनस 1/n2²। n2 मतलब हायर एनर्जी लेवल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n1 मतलब लोअर एनर्जी लेवल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी RH को हम लोग बोलेंगे रेडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 109677, और V जो है उसको हम लोग बोलेंगे वेव नंबर इन न्यू बार, उसको हम लोग बोलेंगे
वेव नंबर इन पर सेंटीमीटर। अभी देखिए, देर आर 6 सीरीज ऑफ लाइन्स ऑब्टेन्ड इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर हमको 6 सीरीज मिलती है लाइंस की एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन में। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो 6 अलग अलग एनर्जी लेवल्स में रह सकते हैं। पहले हम लोग डायग्राम स्टडी करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कि ये वैल्यूज आए कैसे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखिए, ये सबसे नीचे वाली लेवल दिखा है, n इक्वल टू 1 लिखा है, उसके ऊपर जो है n इक्वल टू 2, ये एनर्जी बढ़ते चली जा रही है, n इक्वल टू 7, और सबसे हायर में लिखा है n इक्वल टू इन्फिनिटी। अभी इन्फिनिटी मतलब कितना भी नंबर रह सकता है। देखिए कैसे, अगर किसी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 में जंप कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे लाइमन सीरीज। ठीक है, पहली सीरीज जो आएगी उसको हम लोग बोलेंगे लाइमन सीरीज। उसके बाद अगर वो इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से आ रहा है लेकिन n इक्वल टू 2 में जंप कर रहा है, अभी देखिए पहले n इक्वल टू 1 में जंप किया तो उसको हम लोगों ने लाइमन सीरीज बोला। n इक्वल टू 2 में जंप कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे बामर सीरीज। अगर वो n इक्वल टू 3 में जंप कर रहा है हायर लेवल से तो उसको हम लोग बोलेंगे पश्चिम सीरीज। उसके बाद अगर वो n इक्वल टू 4 में जंप कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्रैकेट सीरीज। अगर वो n इक्वल टू 5 में जंप कर रहा है हायर लेवल से तो उसको हम लोग बोलेंगे फंड सीरीज। और अगर वो n इक्वल टू 6 में जंप कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे हमफेरी सीरीज, वो जो हम लोग बाद में स्टडी कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लाइमन सीरीज में हमको स्पेक्ट्रा मिलेगा वो मिलेगा अल्ट्रा वायलेट रीजन में। अभी आपका हम लोग रीजन याद करेंगे, पहला अल्ट्रा वायलेट में मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है विजिबल रीजन में। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 में आएगा उसको हम लोग अल्ट्रा वायलेट रीजन में देख सकते हैं, यानी देख नहीं पाएंगे, अल्ट्रा वायलेट रीजन में चला जाएगा। दूसरा, अगर n इक्वल टू 2 में आता है तो उसको हम लोग विजिबल रीजन में देख सकते हैं। उसके बाद सारे के सारे जो है वो इंफ्रारेड में चले जाएंगे, यानी उसको हम लोग हीट बोल सकते हैं। अभी देखिए इसका डिस्कशन देखते हैं। सबसे पहले सीरीज आएगी लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में क्या होता है, दिस सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं, हायर एनर्जी लेवल टू लेवल n इक्वल टू 1, इट लाइज इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। अभी देखिए n इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसके लिए क्या कैलकुलेशन होगा, फॉर्मूला तो हमको पता ही ऑलरेडी, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा दैट इज इक्वल टू आर एच मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। यहाँ पर n1 की वैल्यू दी है, n1 की वैल्यू दी है n इक्वल टू 1, तो 1 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, इक्वेशन मिल जाएगा हमको, जहाँ पर n2 की वैल्यू 1 छोड़ के बाकी सभी वैल्यू रह सकते हैं, मतलब 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, 4 भी रह सकता है, या कंटिन्यूसली सो ऑन हो सकता है। ये हो गया लाइमन सीरीज। अभी सेम एक्सप्लेनेशन हम लोग याद रखेंगे और ये n की वैल्यू चेंज करते चले जाएंगे, यहाँ पर और यहाँ पर एक एक नंबर बढ़ते चले जाएंगे, तो आपको बाकी सीरीज ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। सिर्फ ये रीजन हमको याद रखना है जो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। इसका मतलब हम चेंज कुछ नहीं करेंगे, ये नाम चेंज करेंगे। लाइमन के बाद आएगा बामर, फिर आएगा पश्चन, फिर आएगा ब्रैकेट, फिर आएगा फंड, फिर आएगा हमफेरी सीरीज। तो हम क्या करेंगे, ये n इक्वल टू 1 लिखा है, ये नंबर देखते चलेंगे, ये नंबर यहाँ पर लिखते चलेंगे। इस सेकंड के लिए आएगा 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 से आगे बढ़ते चले जाएंगे और ये रीजन चेंज कर देंगे। इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यूसली करेंगे। देखिए कैसे, सेकंड सीरीज देखते हैं, बामर सीरीज। बामर सीरीज में हम लोगों ने क्या चेंज किया है, n इक्वल टू 2, रीजन चेंज कर लिया विजिबल, और इक्वेशन देखिए यहाँ पर आया 2 और उसके नीचे जो आएंगे नंबर वो आएंगे 3 से लेके आगे तक। तो यह हो गया बामर सीरीज। सिमिलरली पश्चन सीरीज के लिए क्या करेंगे, n इक्वल टू 3 लिखा, रीजन रहेगा IR, नंबर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 4 से ऑनवर्ड। अभी ये सिर्फ हमको कॉन्स्टेंटली अभी यही रखेंगे हम लोग, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे आगे पश्चन, इसके बाद आएगा ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज आएगा। ब्रैकेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके 3 की जगह पे 4 लिखेंगे, ये IR वैसे ही रहेगा, ये 4 आएगा, यहाँ पे 5 6 आएगा। देखिए कैसे दिख रहा है, ब्रैकेट सीरीज 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 5 6 7। फिर फंड सीरीज के लिए n इक्वल टू 5 लिखेंगे, रीजन IR ही रहेगा, 5 लिख लिया, यहाँ पर 6 7 8। हमफेरी सीरीज सेम, n इक्वल टू 6, IR रीजन, वैल्यू 6 और ये 7 8 9। अभी एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये हो गए उसके डिसएडवांटेजेस। अभी हम लोग देखते हैं कि
क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत कैसे हुई। ये तो सारे डिसएडवांटेजेस हो चुके थे और डिसएडवांटेजेस होने के कारण कुछ ना कुछ नई टेक्निक डेवलप करना तो आवश्यक था। तो वो देखते हैं अभी ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स दिखे कैसे। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं जो फिनोमेनन है जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये क्लासिकल मैकेनिक्स अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो जो मैक्स प्लैंक था उसने अज्यूम किया कि जो रेडिएशन है वो कंसिस्ट करेगा छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी का। और इसका मतलब जो लाइट है, लाइट में नेचर रहेगा पार्टिकल टाइप का। भी देखिए छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे पैकेट्स बोला एनर्जी के, और पैकेट का मतलब आएगा छोटे छोटे पार्टिकल। लेकिन डी ब्रॉगली ने एक एकदम नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का। उसने शो किया कि जो मैटर है, पार्टिकल, मैटर जो है उसमें पार्टिकल एज वेल एज वेव भी रहेगी। और इसने बोला था जो वेव है उस वेव में क्या रहेगा, पैकेट ऑफ एनर्जी। और पैकेट ऑफ एनर्जी मतलब पार्टिकल। लेकिन इसने पूरा का पूरा उल्टा बता दिया कि जो मैटर है वो मैटर में ही पार्टिकल भी रहेंगे और वेव भी रहेगी। तो स्क्रॉडिंजर ने यही कंसेप्ट यूज किया जिससे एक नई थ्योरी डेवलप की जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जो कंसिडर करती है डी ब्रॉगलीज का कंसेप्ट ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का और प्लैंक की क्वांटम थ्योरी, और जो एक्सप्लेन कर सकती है फिनोमेनन रिलेटेड टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। क्या है, साइंस की ऐसी ब्रांच जो डी ब्रॉगली का कंसेप्ट भी यूज करेगी और प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी भी यूज करेगी, और जिससे हम लोग छोटे पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। अभी क्लासिकल का और क्वांटम मैकेनिक्स का हम लोग कंपैरिजन देखते हैं कि कौन सुपीरियर है और कौन थोड़ा सा डाउन है। देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो सिर्फ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल को कंसिडर करता है, उसी को स्टडी कर सकता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को स्टडी कर सकता है। क्लासिकल मैकेनिक्स किसके ऊपर बेस्ड था, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो बेस्ड है डी ब्रॉगली का कंसेप्ट और दूसरा प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी। क्लासिकल मैकेनिक्स जो बेस्ड है वो एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि एनर्जी एब्जॉर्ब भी होगी और इमिटेड भी होगी कंटिन्यूअसली, यानी कि कंटिन्यूअस मैनर में उसका एब्जॉर्प्शन इमिशन हो सकता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स बिलीव करता है कि जो एनर्जी ट्रांजिशन है वो डिस्क्रीट क्वांटा में होगा। इसका मतलब उसके पैकेट्स बनेंगे, बीच बीच में उसमें ब्रेक आते रहेंगे। जो वेलोसिटी रहेगी किसी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की ये बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर किसी चीज़ की स्पीड बहुत कम है तो उसकी हम लोग पोजीशन और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए हमको प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी मतलब हम लोग चांसेस बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ट्रेन दिल्ली से लेके मुंबई तक जाने वाली है तो स्टेशन से छूटने के बाद 1 घंटे के बाद वो कहाँ पर होगी इसका हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमको एग्जैक्टली पता चल जाएगा, क्योंकि उस ट्रेन में कोई बंदा बैठा है जो बता देगा कि भाई ट्रेन यहाँ तक पहुँच चुकी है। ये होता है क्लासिकल मैकेनिक्स जो हमको बताएगा कि किसी पार्टिकल को जिसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसकी दोनों चीज़ें हमको एक्यूरेटली पता रहेगी, पोजीशन भी पता रहेगी और वेलोसिटी भी पता रहेगी। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को अप्लाई होगा जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। इसका मतलब वहाँ पर हम लोग हाइजेनबर्ग्स का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि उस केस में हम पोजीशन और वेलोसिटी बहुत छोटा पार्टिकल होने की वजह से एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते। यही डिफरेंस होता है दोनों में। मैक्रोस्कोपिक अगर पार्टिकल है क्लासिकल मैकेनिक्स वाला तो उसकी पोजीशन वेलोसिटी हम लोग अच्छे तरीके से एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर वही पार्टिकल छोटा हो जाए, माइक्रोस्कोपिक हो जाए, तो क्वांटम मैकेनिक्स में चला जाएगा तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि हम लोग उसकी पोजीशन और वेलोसिटी अच्छी तरीके से मेजर नहीं कर सकते। तो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम अभी डिस्कस करने की कोशिश करती हो। क्या होता है, देखिए नील्स बोहर ने एक थ्योरी प्रपोज की थी हाइड्रोजन एटम की, जो सिर्फ हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं करती लेकिन एक बिल्कुल नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का।
This theory was based on some postulates of classical physics and some postulates of newly proposed quantum theory. देखिए बोर्स मॉडल ऑफ एटम दो चीज़ों का बना हुआ है, एक क्लासिकल फिजिक्स के कुछ कंसेप्ट उसने यूज़ किए, कुछ कंसेप्ट यूज़ किए उसने क्वांटम थ्योरी के। इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट जो है जिसके ऊपर क्वांटम थ्योरी बोर्स की थ्योरी बेस्ड है वो डिस्कस किए। देखिए सबसे पहला पॉइंट, एटम जो है वो एटम में सेंट्रली लोकेटेड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा at which the entire mass of atom is supposed to be concentrated। इसका मतलब सेंट्रली लोकेटेड जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है वहीं पर वो एटम का पूरा मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा हम लोग सपोज कर सकते हैं। इसी पॉस्टुलेट को हम लोग बोलते हैं, वो जो पॉस्टुलेट था वो सेम था रुदरफोर्ड के जैसा, क्योंकि रुदरफोर्ड ने भी वैसे ही बोला था। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द फिक्स्ड ऑर्बिट ऑफ डेफिनाइट रेडिया। अभी यहाँ पर क्या बोला उसने कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आजू बाजू में फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे जिनकी रेडियस भी डेफिनाइट हो जाएगी। जो रेडियस है यंथ बोहर ऑर्बिट की, उसका फॉर्मूला भी उसने दिया था, फॉर्मूला था आर्यन, मतलब रेडियस ऑफ यंथ ऑर्बिट इज इक्वल टू उसका क्वांटम नंबर मल्टीप्लाइड बाय उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड। जेड का मतलब न्यूक्लियर चार्ज, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एम का मतलब मास। अब यहाँ पर इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय 2 पाई। अभी क्या बोला उसने, अगर इलेक्ट्रॉन को उसी ऑर्बिट में फिक्स तरीके से घूमते रहना है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो फिक्स हो जाना चाहिए। तो वही वैल्यू उसने फिक्स करके बता दी कि वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा एच बाय 2 पाई का। इसका मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एम इंटू वी इंटू आर, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, दैट इज इक्वल टू इसका इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब हम लोग क्या करेंगे, वहां पर एन रख देंगे, एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई, जहां पर एन मतलब होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो कांस्टेंट रहेगी अनलेस एंड अनटिल इट इज रिवॉल्विंग इन इट्स ओन ऑर्बिट। क्या बोला इसने, किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तभी तक फिक्स रहेगी, तभी तक कांस्टेंट रहेगी जब तक वो खुद की ऑर्बिट में घूमते रहेगा। सो इट नाइदर एब्जॉर्ब्स नॉर इमिट्स एनर्जी अनलेस एंड अनटिल इट इज इन इट्स ओन ऑर्बिट और शेल। वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा और इमिट भी नहीं करेगा जब तक वो उसकी खुद की ऑर्बिट में प्रेजेंट है। हिंस दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एज स्टेशनरी स्टेट्स और स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। स्टेशनरी का मतलब होता है फिक्स या फिर कांस्टेंट। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है, इसीलिए हम लोगों ने इसको नाम दिया है स्टेशनरी स्टेट या फिर स्टेशनरी एनर्जी लेवल। जो एनर्जी रहेगी इलेक्ट्रॉन की यंथ एनर्जी लेवल में, उसका फॉर्मूला है En इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। फॉर्मूला यही तक है। ये ईवी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उस एनर्जी का यूनिट है। फॉर्मूला हो जाएगा En इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। अभी देखिए व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, अभी इसके पहले हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में है तो ही उसकी एनर्जी फिक्स है। अभी यहाँ पर क्या बोला है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में तभी वो एनर्जी रेडिएट करेगा। क्या है, हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा, हायर से लोअर तो एनर्जी करेगा रेडिएट, लेकिन जब वो जंप करेगा लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये डिफरेंस हमको याद रखना है। हायर से जब लोअर आएगा तो रेडिएट करेगा और लोअर से जब हायर जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या फिर इमिट करता है, वो किसके बराबर रहेगा, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इन द टू ऑर्बिट्स। दो ऑर्बिट्स में जो एनर्जीज है उसकी अलग अलग रहेंगे, उन दोनों का डिफरेंस वो एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर इमिट कर सकता है। इसी को हम लोग क्वांटाइजेशन बोल सकते हैं। मतलब क्या होगा, जो एब्जॉर्प्शन होगा या इमिशन होगा एनर्जी का वो कौन से फॉर्म में होगा, क्वांटा के फॉर्म में होगा, उसी का मल्टीपल रहेगा। लेकिन अभी उसके कुछ लिमिटेशंस भी थे। देखिए लिमिटेशंस क्या थे। सबसे पहला लिमिटेशन, बोर्स थ्योरी एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है हाइड्रोजन का वो तो एक्सप्लेन कर सकता है अच्छे से, लेकिन जब हम उसको मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अप्लाई करेंगे तो वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन था। अगर हम लोगों ने उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो एटम चेंज हो जाएगा वो, तो उसका स्पेक्ट्रा ये बोर्स थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती।
When the atomic spectrum was observed under the high resolution spectroscope, देखिए स्पेक्ट्रम को स्टडी किया एकदम हाई रिजोल्यूशन में बड़ा करके जब देखा, each single line was found to be a combination of large number of closely spaced lines. इसका मतलब जो हमको सिंगल लाइन दिख रही थी वो कॉम्बिनेशन था लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस लाइन का, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम। उसको भी वो बोर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका। ये किस तरीके से हो सकता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग अगर कोई कपड़ा देखते हैं तो उसका धागा रहेगा, वो धागा तो हमको दूर से एक सिंगल दिखेगा, लेकिन जब हम उसको लेंस से देखेंगे तो उसके अंदर भी हमको कई सारे धागे दिखेंगे बारीक बारीक। तो इसी तरीके से ये होगा, जो सिंगल लाइन थी वो सिंगल लाइन हमको ऐसा दिखा जब जूम करके देखा उसको, तो कि वो लार्ज नंबर ऑफ छोटी छोटी लाइन से बनी हुई है। तो इसको हम लोग बोलेंगे फाइन स्ट्रक्चर। तो फाइन स्पेक्ट्रम जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल क्या अज्यूम करता है? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और क्या सजेस्ट करेगा कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h/2π का, लेकिन ये कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं दे सकता इस क्वांटाइजेशन के लिए। इसका मतलब उसने बोल तो दिया है कि क्वांटाइजेशन होगा एंगुलर मोमेंटम का, और ऐसा सजेस्ट भी किया कि एंगुलर मोमेंटम ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π का, लेकिन उसने उसके पीछे कुछ भी रीजनिंग नहीं बताया कि ये क्वांटाइजेशन होगा ही क्यों। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी देखिए यहाँ पर हमको एक चीज़ याद रखनी है, जो स्पेक्ट्रल लाइन है उस स्पेक्ट्रल लाइन को अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड दी तो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाएंगे ग्रुप ऑफ फाइनर लाइंस में। इसका मतलब उसका डिफ्रैक्शन हो जाएगा। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल आप देख चुके हो सन रेज अगर हम लोग लेंस से कलेक्ट करते हैं तो एक पॉइंट पे जमा हो जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जब हम वो लाइन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो लाइन स्प्रेड हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। तो इस इफेक्ट को हम लोगों ने नाम दिया है स्टार्क इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे स्टार्क इफेक्ट। वो स्टार्क इफेक्ट बोहर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। किस केस में? जब हम लोग उस स्पेक्ट्रल लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब के केस में। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, वो फाइनर ग्रुप ऑफ फाइनर लाइन में कन्वर्ट हो गया, स्प्लिट हो गया, तो उसको नाम है स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट नहीं वो एक्सप्लेन कर पाया। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड भी अगर अप्लाई करते हैं तो भी हमको सेम इफेक्ट दिखेगा, उसका नाम चेंज हो जाएगा। वो इफेक्ट भी ये बोहर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे हम लोग अप्लाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, फिर भी हमको वही सेम फिनोमेनन हमको दिखेगा, फाइनर लाइंस वाला, ग्रुप ऑफ फाइनर लाइंस में स्प्लिट हो जाएगा। उसका नाम देखिए क्या है, सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन एटम इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे हम लोगों ने यूज़ किया मैग्नेटिक फील्ड। जो स्प्लिटिंग है स्पेक्ट्रल लाइंस की वो हो जाएगी, जिसको नाम दिया गया है जीमन इफेक्ट। ये जीमन इफेक्ट भी बोहर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। नील्स बोहर ने एज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, लेकिन हाइजेनबर्ग्स का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या बोलता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। पोजीशन वेलोसिटी हम लोग साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब हम ये भी नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा या नहीं। थैंक यू।